Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. I am Shiny Gupta and welcome to the lecture series of statistics. So आज हम क्या पढ़ेंगे कि what are the various methods of collecting primary data. इससे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी कि उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो उसमें हमने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी कि जैसे एन्यूमरेटर क्या होता है, देन इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, रिस्पोंडेंट किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज किसे कहते हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं। जो ओरिजिनल इन करेक्टर होता है उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, और जो ऑलरेडी इन यूज़ होता है, जिसे ऑलरेडी अवेलेबल होता है और रिसर्चर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल डेटा यूज़ करता है, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए थे कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए किन मेथड्स को आप यूज़ करते हो। बट वहाँ पे मैंने जस्ट एक ब्रीफ नोट दिया था और अब हम उन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दीज आर द वेरियस मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जिसमें आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ आते हैं। देन आप इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डेंस की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हो, देन आप कुछ क्वेश्चनर्स मेल से आप कलेक्ट कर सकते हो, कुछ इन्यूमरेटर्स की हेल्प से आप कलेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस मैथड्स अंडर योर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब इसके बाद कुछ और मेथड्स भी हैं जो हम जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेथड्स वो मेथड्स हैं जो आपको नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में तो नहीं मिलेंगे, बट जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो देख सकते हैं कि जैसे CR कोठारी की बुक है, उन बुक्स को अगर आप रेफ़र करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स भी आपको मिलेंगे। तो हम इन मेथड्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट मैथड अंडर योर प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंटरव्यू क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं कि इंटरव्यूज़ किसे कहते हैं। इंटरव्यू जो है वो 2 वर्ड्स का कलेक्शन है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरव्यू की, ठीक है, तो ये है इंटर एंड व्यू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर से मेरा मतलब है बिटवीन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और व्यू मीन्स सी, देखना। ठीक है, दैट मीन्स बिटवीन द व्यू। अगर मैं बिटवीन व्यू की बात कर रही हूँ या सीइंग ईच अदर, तो इनको हम बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे वे से बताऊँ, दैट मीन्स अगर हम 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है और कोई हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विद द रिस्पॉन्डेंट्स, तो उसे हम कहते हैं कि हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो पर्सन कुछ क्वेश्चन को पूछता है उसे हम कहते हैं इंटरव्यूअर। दैट मीन्स जो पर्सन आस्क करता है, द पर्सन आस्किंग क्वेश्चन, द पर्सन आस्किंग क्वेश्चंस। और जो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है, जो पर्सन उन क्वेश्चंस के आंसर करता है, उसे हम इंटरव्यू ही कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। दैट मीन्स द पर्सन आंसरिंग द क्वेश्चंस, द पर्सन answering the questions. ओके, जो क्वेश्चंस पूछता है उसे हम इंटरव्यूअर कहते हैं। ठीक है, और जो पर्सन आंसर्स करता है उन क्वेश्चंस के, तो उसे हम इंटरव्यूअर ही कहते हैं। ओके, दैट मीन्स इंटरव्यू एक वो कन्वर्सेशन है बिटवीन 2 पर्सन भी हो सकता है या मोर देन 2 पर्सन भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम इंटरव्यूअर कहते हैं, और जो आंसर करता है उन क्वेश्चंस के उसे हम इंटरव्यू ही कहते हैं, टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। सो पर्सनल इंटरव्यूज़ कौन से इंटरव्यूज़ हुए जो मैं पर्सनली खुद कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं कौन हूँ यहाँ पे? इन्वेस्टिगेटर। दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है रिस्पॉन्डेंट से, उसे हम पर्सनल इंटरव्यूज़ कहते हैं। तो जो पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। दैट मीन्स ये जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम डायरेक्टली भी रिस्पॉन्डेंट से कलेक्ट कर सकते हैं या वो इनडायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं कि व्हाट दिस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके,
अगर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं एक अगर इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं पर्सन, जो भी मेरा रिस्पोंडेंट होगा, जो भी मेरा इंटरव्यू होगा, उससे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूँगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आऊँगी, ठीक है। दैट मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा मेरा। जो भी मैं कन्वर्सेशन करूँगी वो डायरेक्टली या पर्सनली हम कह सकते हैं कि उसको कॉन्टेक्ट करके हम इंफॉर्मेशन, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। दैट मीन्स इस केस में मेरा क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्ट आप कह सकते हो, होगा किसके साथ, द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। और वो पर्सन हम किसको कहते हैं, विद द, हम कह सकते हैं कि वो कौन है, रिस्पोंडेंट, ठीक है। वो कौन है, रिस्पोंडेंट्स, जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन कह सकते हो या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट कह सकते हो। दैट मीन्स जो भी मेरा यहाँ पे डेटा होगा उससे मैं पर्सनली खुद कलेक्ट करूँगी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। क्लियर। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेकर बताऊँ आपको कि सपोज करो मुझे कुछ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जानना है या उनसे कुछ कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो मैं डायरेक्टली अगर क्लास में जाके उनसे पूछूंगी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यूरिंग योर लेक्चर्स, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आपको क्या चाहिए, तो वो आप जो मुझे डायरेक्टली आंसर कर रहे हो, डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल अंडर योर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। या मैं ऐसे कर सकती हूँ जैसे 11th या 12th का हम वाइवा वोस लेते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे इंटरव्यून कर रही हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पुट करेगा। दैट मीन्स एक आपका इन्वेस्टिगेटर हो गया और एक यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट हो गया, ठीक है। जिससे जो इंटरव्यूअर होता है, जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, ओके। तो इन्वेस्टिगेटर जो इंटरव्यू कर रहा है, दैट मीन जो इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू करता है उसे हम इंटरव्यूअर कहते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या होगा, रिस्पोंडेंट के साथ कांटेक्ट और डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में जानना है किसी पर्टिकुलर स्कूल में कि क्या उन्हें मिड डे मील की जो है प्रोग्राम वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे मिड डे मील्स मिल रही हैं। मिड डे मील से मेरा मतलब है कि क्या फ्री लंच प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग्स में दिया जाता है। अब मैं क्या करूँगी कि वहाँ पे पर्सनली खुद जा रही हूँ वहाँ पे किसी स्कूल में, और वहाँ पे मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को, क्लास स्टूडेंट्स को पूछूंगी कि क्या आपको मिड डे मील्स प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर की जा रही हैं तो किन डेज में की जाती है, क्या रेगुलरली की जा रही है या ऑल्टरनेट डेज में की जा रही हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो जो मैं इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से ही कलेक्ट कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट कर रही हूँ, उस इंफॉर्मेशन को, उस इन मेथड को हम बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसे थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, उसे अनबायस्ड होना पड़ेगा और उसे टॉलरेंट भी होना पड़ेगा। पोलाइट से मेरा मतलब है कि मुझे बड़े आराम से, थोड़ा प्यार से बात करनी पड़ेगी कि सो दैट वो मुझे अपना इन्फॉर्मेशन ईजिली दे पाए, वो कन्विंस हो पाए कि वो मुझे अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी है। अगर मैं बोलती हूँ अनबायस्ड, तो अनबायस्ड से मेरा मतलब है कि वो बायस्ड ना हो, नॉट बायस्ड मीन्स वो पार्शियल ना हो, ठीक है। तो टॉलरेंट से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं टॉलरेंट कहती हूँ तो दैट मीन्स जो पर्सन है उसमें थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए, कि उसमें सब्र रहना चाहिए कि हाँ, अगर मैं कोई रिस्पोंडेंट मुझे उस टाइम पे इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है, अगर वो कहता है कि अभी सॉरी आई एम बिजी एट दिस टाइम, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, उसको पेशेंट होना चाहिए कि नहीं, अगर वो अभी बिजी हैं तो मैं थोड़ी देर के बाद उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसको टॉलरेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें कि ये जो मेथड है किन केसेस में सूटेबल होगा, इस मेथड को हम कब यूज़ कर सकते हैं, तो इस मेथड को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब मेरा जो इंफॉर्मेशन होगा वो मुझे डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए होगा। दैट मीन्स जब मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड की चाहिए तो उस केस में मैं इस मेथड को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर ये मेथड तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब मेरा जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा।
क्लियर? दैट मीन्स जब भी मुझे थोड़े से एरिया, किसी स्मॉलर एरिया की बात करनी है, लिमिटेड एरिया की बात करनी है, तो उस केस में मैं इस मेथड को यूज़ कर सकती हूँ। बट इन केस अगर मेरा वाइड एरिया होगा, अगर मेरा वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो उस केस में ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अगर 20 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, 50 स्टूडेंट्स का मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, दो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। बट अगर मुझे बोला जाए मैं 2000 का डेटा कलेक्ट करूँ, 5000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँ, 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँ, इस पूरी जम्मू सिटी का डेटा कलेक्ट करूँ, तो उस केस में ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो मेथड अप्लाई नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये मेथड वहीं अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो लिमिटेड होगा। क्लियर? ओरिजिनलिटी, अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें तो ये जो डेटा है ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर होगा। क्यों ओरिजिनल इन कैरेक्टर? इसलिए होगा क्योंकि ये जो मेथड है ये हम खुद इस मेथड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। जो मैं इन्वेस्टिगेटर है, मैं खुद जाके पर्सनली रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट कर रही हूँ और उनसे इंफॉर्मेशन रिवील कर रही हूँ। तो ये मेथड से मुझे पर्सनली जो मैं कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन गेन कर रही हूँ वो एक तो फर्स्ट हैंड डेटा होगा और दूसरा वो ओरिजिनल इन कैरेक्टर होगा। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मुझे मिल रही है वो फर्स्ट हैंड डेटा मैं लूँगी और वो ओरिजिनल इन कैरेक्टर होगा, ओरिजिनल इन कैरेक्टर। क्लियर? सो अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, देन व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो अब आप मुझे बता सकते हो कि मैम आपने अभी बताया कि ये जो है ओरिजिनलिटी की बात करता है, जो इसमें डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है। वो क्यों फर्स्ट हैंड डेटा होता है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर उसे खुद जाके पर्सनली कलेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो डेटा है दिस इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है, इसे ये फर्स्ट हैंड डेटा है और ओरिजिनल इन कैरेक्टर है, एंड ओरिजिनल इन कैरेक्टर एक ही बात है, ओरिजिनल इन कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की बात करूं तो आप बोलोगे कि मैम ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डेटा जो है ओरिजिनल भी है, अगर वो फर्स्ट हैंड डेटा भी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट हैंड डेटा जो कि प्राइमरी डेटा है वो मोर रिलायबल भी होगा और ऑब्वियस सी बात है वो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन ये जो डेटा है इट इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। क्यों? बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ collects it, because the investigator himself collects it from the respondents. Okay, क्लियर? अगर मैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि ये जो है मोर इलास्टिक है। दिस मेथड इज मोर इलास्टिक से मेरा मतलब है कि मैं चाहूँ तो कुछ क्वेश्चंस की वेरिएशंस भी ला सकती हूँ। मैंने अगर 2 क्वेश्चंस किसी एक पर्सन से पूछे हैं तो हो सकता है मैं दूसरे पर्सन से 4 क्वेश्चंस पुट कर लूँ, तो मैं क्वेश्चंस की लिमिट को बढ़ा भी सकती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ सकती हूँ। तो ये जो मेथड है इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिफॉर्मिटी। एज मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ और मैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के कॉन्टेक्ट में जा रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, उस केस में मेरा जितना भी डेटा होगा वो यूनिफॉर्म इन नेचर होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो सेम होने वाला है, यूनिफॉर्म होगा। दैट मीन्स वो होमोजीनियस होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द होल पीरियड। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात कर रही हूँ तो इकोनॉमिकल ये मेथड तभी होगा अगर, क्योंकि मैंने बताया जब भी हमारा जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो स्मॉल होगा, अगर मुझे स्मॉल एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मेथड को हम तभी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं उसी में यूज़ कर रही हूँ तो ये मेथड उस केस में इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, सो स्मॉल एरिया अंडर लिमिटेड एरिया में ये मेथड जो होगा वो इकोनॉमिकल रहेगा। क्लियर? अगर मैं इसकी सुटेबिलिटी की
बात करूं तो ये जो मेथड है इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है कि ये सभी तरह के क्वेश्चंस में सूटेबल है, तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है। क्यों सूटेबल? ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ तो उससे मेरा मतलब है कि अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करूँ या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की बात करूँ, अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं या मैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं। अब आप पूछोगे कि मैम ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कौन से? सो अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं तो इससे मेरा क्या मतलब है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम बट, व्हाट, वेयर, हाउ, दैट मीन्स इसमें हम इलैबोरेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसमें हम इलैबोरेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इलैबोरेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगर हम इलैबोरेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो जो क्वेश्चंस होंगे दे विल कम अंडर योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेट वन वर्ड आंसर अगर आपसे पूछूं, अगर वन वर्ड क्वेश्चंस पूछूं तो उन क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बोलेंगे। दैट मीन्स इनका आंसर जो स्ट्रेट होगा वन वर्ड में हो सकता है, मे बी येस और नो की फॉर्म में हो या फिर स्ट्रेट वन वर्ड हो, ठीक है, स्ट्रेट वन वर्ड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको पूछती हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछे कि मैम आपको इस इंस्टीट्यूशन में काम करके कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अब जो इसका आंसर होगा वो एक डिटेल्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट मीन्स आई हैव द लिबर्टी कि मैं उसमें कुछ भी बोल सकती हूँ कि मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का। अगर मैं बात करती हूँ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का, तो मैं अगर आप मुझसे पूछा जाए कि मैम आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तो मैं बोलूँगी मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। तो जो मेरा वन वर्ड आंसर स्ट्रेट वर्ड में, वन सिंगल वर्ड में मेरा जो भी आंसर रहेगा दैट विल कम अंडर योर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ओके। सो द नेक्स्ट कम, व्हाट आर द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ दिस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स की बात करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था ये लिमिटेड एरिया कवर करता है, दैट मीन्स ये वाइड एरिया कवर नहीं करता है। तो वाइड एरिया के केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन मैथड जो है वो इनएप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स वाइड एरिया ये कवर नहीं करता है, तो दिस विल बिकम द डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये मेथड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी होने वाला है। ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग क्यों होगा? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली हर एक रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट में आना पड़ेगा, देन ही वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो जब भी हम पर्सनली आते हैं किसी भी रिस्पोंडेंट के कांटेक्ट में और फिर पर्सनली मैं डेटा कलेक्ट करूँगी तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और फर्दर अगर मेरा एरिया थोड़ा ज़्यादा वाइड हो तो मुझे कुछ इन्यूमरेटर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जब मैं इन्यूमरेटर्स की हेल्प लेती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कोई इन्यूमरेटर फ्री में काम नहीं करेगा, मुझे कुछ ना कुछ उसे पैसे देने पड़ेंगे, कोई फ़ी चार्ज करेगा वो, तो वो प्रोसेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। लॉट ऑफ मनी इज़ टू बी रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इसलिए ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल बायस्ड। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज करो कि मैंने एक 12th क्लास का हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैंने एक क्लास का कोई वाइवा वॉस कंडक्ट किया है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ तो मैं उनके साथ फेमिलियर भी हूँ। तो अब क्या होगा, जब भी मैं वाइवा वॉस कंडक्ट कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो वो जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे मैं हो सकता है ईजी क्वेश्चंस पुट करूँ, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं नहीं जानती हूँ तो हो सकता है मैं उनसे टफ क्वेश्चंस पूछूँ। तो ये क्या है, पर्सनल बायसनेस मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो मेरा डेटा होगा वो इतना रिलायबल नहीं होगा और एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पर्सनल बायसेस आ रहे हैं, तो दिस विल बिकम द डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स उस केस में ये जो मैथड है इसका एक डीमेरिट बन जाएगा। ओके। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ट्रेन पर्सनल, तो इससे मेरा क्या मतलब है कि जब भी मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जिस भी एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वहाँ का थोड़ा सा कल्चर,
वहाँ की थोड़ी सी लोकल लैंग्वेजेस जो वहाँ पे बोली जाती है उसके बारे में उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है कि अगर मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जिस एरिया में जा रही हूँ वहाँ की लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट हो, तो मैं अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगी तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड मी, ठीक है। तो वो मेरी बात को अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे और समझेंगे भी नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है रिस्पॉन्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है सो दैट कि वो उन पर्सन जो भी रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं उनमें उनको ईजी रहे और वो ईजिली डेटा कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेन पर्सनल्स की ज़रूरत है। अगेन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, आपको पहले उनको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ही आप उनसे डेटा कलेक्ट करवा सकते हो, तो ये एक इसका डीमेरिट होगा। क्लियर? सो आई होप आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है वो समझ आया हो कि हम इसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करते हैं, ये ओरिजिनल इन करेक्टर होता है, ये फर्स्ट हैंड डेटा भी आप इसको बोल सकते हो कि जो भी इसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली खुद रिस्पोंडेंट्स को कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट पर्सनल ओरल इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम बात करते हैं कि अब जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो मैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से नहीं करूँगी, बट कि मैं इनडायरेक्टली किसी और पर्सन से करूँगी, और जिसे हम विटनेस बोल सकते हैं या इन्फॉर्मेंट कह सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, जो भी मैं डेटा कलेक्ट करूँगी वो मैं विटनेस की हेल्प से करूँगी, जिसे हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं। क्लियर? दैट मीन्स अब मैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली हूँ मैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से तो नहीं कलेक्ट करूँगी, बल्कि जो भी उसका नोन पर्सन होगा, जो उसको जानता होगा, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका नेबर हो सकता है, तो मैं अब सेकेंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से लेने वाली हूँ, तो इस मेथड को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सपोज करो कि राम एक बॉय है, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए राम के रिगार्डिंग वो मैं राम को ना पूछते हुए मैं उसके फ्रेंड, अगर सपोज करो सोहन है, तो मैं अब इसकी इन्फॉर्मेशन सोहन से ले रही हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स हो, कुछ ऐसे डेटा कलेक्शन मुझे करनी है जो मुझे लगता है कि राम मुझे नहीं दे सकता या मैं राम से डायरेक्टली नहीं पूछ सकती। दैट मीन्स कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होंगे, कुछ ऐसा सीक्रेट डेटा होगा जो हो सकता है कि राम मुझे डायरेक्टली ना दे पाए, वो झूठ बोल सकता है, वो हाइड कर सकता है। तो उस केस में मैं हो सकता है मैं सोहन की हेल्प लूँगी कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ऐसा है, जो भी डेटा मुझे राम के रिगार्डिंग चाहिए वो मैं किसकी हेल्प से लूँगी, सोहन की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो सोहन है वो राम को जानना ज़रूरी है कि क्या वो उसको जानता है, क्या उसको पहचानता है, उसका नेबर हो सकता है या उसका फ्रेंड हो सकता है। मीन्स वो नॉन पर्सनैलिटी होनी चाहिए ऑफ राम, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं गेन कर रही हूँ उस इंफॉर्मेशन को, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। क्लियर? और अगर मैं इसकी एग्जांपल लेकर आपको बताऊं तो अगर हम एक पुलिस इंक्वायरी जो करती है, सपोज करो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो जिस भी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, ऑब्वियस ही बात है वो पर्सन तो नहीं बोलेगा कि भाई हाँ मैंने ही ये क्राइम कमिट किया है। अब क्या होगा उस केस में, हम नेबर्स के पास जाएंगे कि आपने देखा था ऐसा कुछ करते हुए, किस टाइम की बात हुई थी, किस दिन की बात है, कौन से महीने की बात है। दैट मीन्स इसमें हम रेगुलरली और कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं। जो भी डेटा मुझे कलेक्ट करना होगा वो रेगुलर और कॉन्टीन्यूटी बेसिस पे होगा। वो ये नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर टाइम की ही मैं बात कर रही हूँ, वो रेगुलर बेसिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उस केस में मैं इस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को मैं यूज़ करूँगी। क्लियर? अगर हम इसकी सुटेबिलिटी की बात करें, अगेन ये मेथड कब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड का बताया था कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, सेम यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का बताएंगे कि ये मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट का बताया था कि वो लिमिटेड एरिया हो तो फिर ही वो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेम वे ये इनडायरेक्ट मेथड है, जब वाइड एरिया हो तो उस टाइम हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मेथड तब यूज़ होगा जब मेरा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? उस केस में क्या होगा कि जो भी मुझे डेटा है वो मुझे रिस्पोंडेंट से कलेक्ट ना करते हुए जस्ट मैं उनके नेबर्स के पास जाऊं तो मुझे होल डेटा जो है उसका नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जितना वो दे सकते हैं वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा,
ये मेथड तब यूज़ होगा अगर कोई भी सेंसिटिव और या सीक्रेट इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे जानना हो कि इस इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मैं स्टूडेंट्स से कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट यूजुअली क्या होगा, जो भी पर्सन ड्रिंक या स्मोक करता होगा वो मुझे नहीं बताएगा कि मैम मैं ड्रिंक करता हूँ या ड्रिंक करती हूँ या मैं स्मोक करता हूँ। तो मैं अब उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनके नेबर से जाके लूँ कि क्या आपने इनको देखा है कभी स्मोक करते हुए, क्या आपने इनको कभी ड्रिंक करते देखा है, कभी घर आते हुए कुछ वैसी कंडीशन में हो कि जिससे पता चले कि ये ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं। तो दैट मीन्स वो सेंसिटिव इश्यूज़ जो होंगे वो इसमें स्टडी किए जाते हैं। तो जिन भी केसेस में मुझे सेंसिटिव इश्यूज़ को स्टडी करना है, उस केस में मैं ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मेथड जो मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। क्लियर? देन व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जैसे मैंने आपको पुलिस का एग्जांपल बताया, मुझे पता है कि मेरे से ये सॉल्व होने वाला क्रिमिनल केस नहीं है, तो उस केस में हम पुलिस की हेल्प लेते हैं कि आप आइए और प्लीज़ इस केस को सॉल्व करें। दैट मीन्स जब भी मैं वो स्टडी जिसमें मुझे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन चाहिए हो, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी मुझे रेगुलर या कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस केस में ही हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्लियर? नाउ व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? मैंने सबसे पहले आपको मेरिट बताया कि इस मेथड को हम तभी स्टडी करते हैं, तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो। दैट मीन्स वाइड कवरेज हो, तो वहाँ पे ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर लिमिटेड एरिया हो तो उस केस में ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये मेथड जो है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि इसमें मुझे इन्यूमरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिस्पोंडेंट के साथ। मैं डायरेक्टली जस्ट मैं थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करके सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो इसलिए ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल भी है। इसमें मुझे ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं होने वाला, ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फ्री फ्रॉम बायस। इससे मेरा क्या मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन से जो डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट है हम उससे कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम थर्ड पार्टी से सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं कि आप बताइए कि आप क्या उसको जानते हैं, आप उसके बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप वो हमें दे दीजिए। तो अब हम जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है हम उसी पार्टी से ही पूछेंगे जिसको इस होल सिचुएशन का पता हो, जो आपके बारे में जानता हो। तो इस इन्फॉर्मेशन को वो सही ही बताएगा मुझे, और यहाँ पे बायसनेस होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप हो सकता है मुझे कुछ मैं आपसे सेंसिटिव इश्यूज पूछ रही हूँ, जैसे मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया या मैंने आपको स्मोक का एग्जांपल दिया, तो आप मुझे डायरेक्टली हो सकता है इन्फॉर्मेशन नहीं दो, आप बोलोगे कि मैम मैं तो स्मोक नहीं करता हूँ, बट मुझे आपका नेबर बताएगा कि नहीं ये इंसान स्मोक करता है और ड्रिंक भी करता है। अब ज़्यादा करता है कम करता है, वो मुझे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आसपास के जो आपके नेबर्स होंगे वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट मीन्स दिस मैथड इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये मैथड जो है टोटली अनबायस्ड होता है। दीज आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो फिर क्या होगा? अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ये यहाँ पे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस मेथड में हम इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी यहाँ पे कि ये मेथड जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे इनडायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड पार्टी ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी जितनी की एक्यूरेसी हमारी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी थी। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी उतनी नहीं होने वाली। एक्यूरेसी क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करी, बिकॉज वी आर कॉन्टैक्टिंग द थर्ड पार्टी। ठीक है, और जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हम थर्ड पार्टी से कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम सेकंड पर्सन से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट रिस्पोंडेंट है उससे हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक्यूरेसी होने के चांसेस भी
कम होंगे, ये डेटा उतना रिलायबल नहीं होगा, इससे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाला है वो इतना रिलायबल नहीं होगा जितना कि मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में था। ठीक है, अगर मैं पार्शियलिटी की बात करूं, अब हो सकता है कि जिस पर्सन से मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर मैं सोहन से पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या राम जो है वो स्मोक करता है, क्या वो ड्रिंक करता है, तो आप हो सकता है कि इस केस में जो सोहन है वो उसका फास्ट फ्रेंड है, उसका क्लोज फ्रेंड है राम का, तो वो मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे। वो बोलेगा कि इसको नहीं बताना है मुझे सच, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि वो स्मोक और या फिर ड्रिंक नहीं करता। दैट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है हो सकता है वो उसका नोन हो और वो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो उस केसेस में जो विटनेस है वो पार्शियल हो सकता है। और विटनेस कौन है? जो आपकी थर्ड पार्टी है, जिसने ये होल सिनेरियो, होल सिचुएशन को अपनी आंखों से अपने सामने देखा है होते हुए। ठीक है, यूजुअली ये मैथड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ही यूज़ करती है। ठीक है, अगर इसमें एक और डिमेरिट है कि जो इन्फॉर्मेंट्स है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि विटनेस की मैंने बात की, हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो मुझे इन्फॉर्मेशन देने का। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, कुछ ऐसा टाइम हो जिसमें गलत टाइम में चली गई हूँ, तो वो बोलेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ, तो आप प्लीज़ बाद में आइए। तो वो बाद में करते हुए भी वो मुझे हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना ही दे। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी एक इसका डीमेरिट्स है, किसका? इन्फॉर्मेंट्स का। अगर वो मुझे इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते हैं तो उस केस में भी मैं इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं ये मेथड उस केस में अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर मैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करती हूँ, ठीक है, तो इससे मेरा क्या मतलब होगा? जब भी मैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करती हूँ, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग पर्सन से कलेक्ट कर रही हूँ, सेम रिस्पोंडेंट से कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, जो कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, तो हर एक पर्सन जो होगा मुझे अलग ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए इस मैथड में जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। डैट मीन्स होमोजिनिटी की ये बात नहीं करता है। लैक ऑफ होमोजिनिटी, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो हेट्रोजीनियस होगा, वो डिफरेंट हो सकता है, बट कि मुझे सेम इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। ऑब्वियसली बात, एक पर्सन का कुछ और व्यू पॉइंट होगा, जो पर्सन राम को जानता होगा, उसका फ्रेंड होगा, वो मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन देगा, जो पर्सन राम को नहीं जानता होगा वो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। सो दीज आर द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. So you can take this screenshot. Okay. So आज हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी डेटा में हमने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की बात करी, जो कि पर्सनल इंटरव्यूज़ के अंदर आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है रिस्पोंडेंट को और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली तो कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी जो विटनेस होता है, जिसमें जो इसको जानता है आपके रिस्पोंडेंट को, उससे कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन. क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ इसके, तो कवरेज किसमें ज़्यादा और किसमें कम है. आप अब मुझे क्लियरली बता सकते हो कि मैम जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है उसमें हम लिमिटेड एरिया की बात करते हैं, तो ये लिमिटेड एरिया ही कवर करता है. और जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है मैम, ये वाइडर एरिया कवर करता है. दैट मीन्स वाइड एरिया इज कवर्ड अंडर दिस वेरी पर्टिकुलर मैथड. अगर मैं ओरिजिनलिटी की बात करती हूँ तब आप मुझे बता सकते हो कि मैम जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है, और जो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है मैम उसमें ओरिजिनलिटी इतनी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से, बट यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द विटनेसेस. ठीक है, दैट मीन्स इसमें ये जो डेटा है इट इज़ ओरिजिनल इन कैरेक्टर, और ये जो डेटा है दिस इज नॉट ओरिजिनल. ठीक है, नॉट ओरिजिनल. इसमें हम इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड.
नॉट ओरिजिनल बिकॉज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। क्लियर? सो अगर मैं रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की बात करती हूँ, अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा डेटा जो है वो रिलायबल ज़्यादा होगा और किसकी रिलायबिलिटी कम होगी। अब आपने पढ़ लिया पूरा डिफरेंस, पूरा मीनिंग डिटेल में, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि मैम जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है दैट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ दिस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैथड। दैट मीन्स ये जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मैथड है, इट इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये जो मेथड होगा आपका रिलायबल भी ज़्यादा होगा और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, बट दिस इज लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे, तो उस केस में ये डेटा लेस रिलायबल होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो किस मेथड में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है और किस मेथड में कम कॉस्ट लगेगी। अब आप बता सकते हो कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कॉस्ट से मेरा मतलब है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कौन सा मेथड जो है मेरा वो इकोनॉमिकल है। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि मैम जो डायरेक्ट इन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, दिस मेथड इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर मुझे जो भी डेटा है मैं वो अकेले हो सकता है नहीं कलेक्ट कर पाऊँ, हर कहीं मैं विजिट नहीं कर सकती हूँ, उस केस में मुझे कुछ पर्सन्स की हेल्प चाहिए होंगी। और आपको मैंने पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिन पर्सन्स की हम हेल्प लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर कुछ पर्सन्स की हेल्प लेता है डेटा कलेक्शन के लिए, उन पर्सन्स को हम क्या कहते हैं? एन्यूमरेटर्स। और अगर मुझे एन्यूमरेटर्स की हेल्प चाहिए अपनी डेटा कलेक्शन के लिए, तो ऑब्वियस है वो फ्री में मुझे सर्विस प्रोवाइड तो नहीं करेंगे, सोशल सर्विस तो हो नहीं रही, तो उस केस में मुझे उसे कुछ फी देनी पड़ेगी, वो कुछ फी चार्ज करेगा। तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है, तो इसमें कॉस्ट मेरी ज़्यादा लगने वाली। क्यों? बिकॉज दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी भी ज़्यादा लग रहा है और टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है ये। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि मैम जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, ये मेथड जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। दैट मीन्स ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल हो सकता है। ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि इसमें हम इतना मनी भी यूज़ नहीं कर रहे और इसमें मेरा टाइम भी सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनिंग करूंगी तो हो सकता है मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने में हो सकता है काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो अपने आप को हमेशा इनोसेंट ही बोलता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। तो अगर मैं वही इन्फॉर्मेशन विटनेसेस से ले रही हूँ, जो थर्ड पार्टी है उससे कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मुझे जल्दी से बता देगी कि ये ऐसा ऐसा था। जो भी जो ट्रू फैक्ट्स वो जानते होंगे वो मुझे एग्जैक्ट फिगर विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स वो इजीली दे सकते हैं। तो इस केस में ये मेथड जो है वो इकोनॉमिकल होने वाला है। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इस जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, इससे क्या होगा, आपको इजीली मैंने पॉइंट्स में बताया, इसलिए सो दैट कि आप जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओ। और जो मेरा मेन गोल है कि आप इजीली अपना जितने भी क्वेश्चंस इन सेक्शन से, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से आने वाले हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा कि आपके जो मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा में, उसमें हमने फर्स्ट मेथड स्टडी किया पर्सनल इंटरव्यूज, जो कि 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को हम किन केसेस में ये किन स्टडीज़ में सूटेबल है वो आज हमने पढ़ा कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है। देन इनके हमने मेरिट्स के बारे में पढ़ा, देन डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने इनका डिफरेंस भी चेक किया। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।